ठीक है, ठीक ठाक ही है, ऐसा कुछ अलग तो नहीं है, बहुत बेसिक ही है। क्या दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस of 200 volt, and that potential difference of 200 volt is maintained across a conductor of resistance 100 ohm. Calculate the number of electrons flowing through it in 1 second. ठीक है, 1 सेकेंड में कितने जाते? तो गिवन लिखना है मुझे। क्वेश्चन से गिवन बताओ रे, क्या क्या दिया? सबसे पहले लाइन में क्या दिया हुआ है उधर? पोटेंशियल दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस 100 ohms. ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज लेके रखा है is 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। नहीं भी दिया रहेगा तो भी अपने को पता होना चाहिए। टाइम देके रखा है 1 सेकेंड। ठीक है, एंड हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे रे? अभी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो करंट से आता है ना उठ के। गिनेंगे सर ओम्स लॉ और I equals to N E by T तो Ohm's law से I और I equals to N E by T तो करते हैं। गेटिंग इट? V इक्वल्स टू IR करेंगे, और ये जो I वाला पार्ट है इसको हम लोग NE अपॉन T लिख सकते हैं ना। गेटिंग इट? तो अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये V इज इक्वल्स टू NER अपॉन T हो जाएगा, और मुझे N चाहिए तो N हो जाएगा VT अपॉन ER। ओके, तो आई गेस सब कुछ दिया हुआ है। इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, एंड इट इज जस्ट नंबर ना, तो इट वुड बी अ प्योर नंबर। कर पाएंगे गाइस इसके आगे का आप लोग? पक्का? चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आज के होमवर्क में ही आपको निपटाना है ये वाला चीज। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, एंड इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको साथ में करना है। सर एक मिनट। चलिए, तो अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तुम जितना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ही तेज तुम्हारा वो पूरा सॉल्व होके आएगा। गेटिंग इट? तो थोड़ा ध्यान से तुम बढ़ा ना, ध्यान थोड़ा सा गया मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही छूट जाएगा। देखो क्या दिया क्वेश्चन में। देयर इज अ सेल which is connected across a resistance to form an electrical circuit. चलो ठीक है। On adding 5 ohm to the resistance, the current in the circuit is reduced to 5/6 of its original value. ठीक है, ये भी बात सही है। Find the original resistance in the circuit. तो भाई साहब क्वेश्चन जो है यहाँ पे, गेटिंग इट, वो दो है। एक इनिशियल स्टेट का बात कर रहा है और एक फाइनल स्टेट का बात कर रहा है। गेटिंग इट? इनिशियल स्टेट में हमारा वोल्टेज V था, करंट I था, और रेजिस्टेंस R था। ठीक है, फाइनल स्टेट में ऑन एडिंग 5 ओम टू द रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस मेरा क्या हो गया? R+5 हो गया। करंट इज reduced to 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब करंट क्या हो गया? 5/6 ऑफ I हो गया। लेकिन सेल का तो वोल्टेज अभी भी वही है ना, वोल्टेज में तो कुछ बदलाव आया नहीं है, तो वोल्टेज तो V ही रहा है। अब विद द ऑब्जर्वेशन आई कैन क्लियरली सी कि वोल्टेज दोनों केस में सेम है, तो क्यों ना मैं वोल्टेज का ही फायदा उठाऊं और ओम्स लॉ यूज करके इसको निपटाऊं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इधर पे V वुड बी इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इक्वल्स टू IR, ये मेरा इक्वेशन 1 बन जाएगा। एंड यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू करंट, दैट इज 5/6 I इनटू R+5, ये अपना एक इक्वेशन बन जाएगा। नाउ ऑन इक्वेटिंग 1 and 2 को अगर मैं इक्वेट करूं तो IR इज इक्वल्स टू 5/6 I R+5 करके हो जाएगा। अब वही जिसमें हमको मजा आता है, ये I और ये I कट हो जाएगा। गेटिंग इट? I कट हो गया, 6 ठीक है, 6R इज इक्वल्स टू 5 अंदर जाएगा, 5R + 25 हो जाएगा।
5r वहां पे जाके 6r माइनस 5r r हो जाएगा, और ये 25 ओम करके 25 मेरे को रेजिस्टेंस मिल जाएगा रे। तो दिस इज हाउ द होल क्वेश्चन वुड बी इवैल्यूएटेड विद इन टाइम। समझ में आ गया? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। Done, sir. Wait. Done, sir. तो ऐसे क्वेश्चंस को निपटाने का स्टाइल है, ठीक है। गिवन जिस तरीके से तुम लिखोगे उधर से ही तुमको आवाज आएगा कि आगे क्या करना है। बिना गिवन के तुम बिना लिखे तुम करने जाओगे, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठोगे। चलो, तो यहाँ पे अभी जरा रेजिस्टेंस के ऊपर उजाला डालते हैं, जरा उसके ऊपर काम करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्यों पैदा होता है, ठीक है, इसका जवाब थोड़ा केमिस्ट्री में छुपा हुआ है। गेटिंग इट? अभी फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, तो एक कंडक्टर में ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया में। गेटिंग इट? एक क्यूबिक सेंटीमीटर जो कि बहुत ही छोटा सा एरिया होता है, उस छोटे से एरिया में 10⁻22 जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है, उतने बड़े नंबर पे इलेक्ट्रॉन्स जो है मौजूद होते हैं। गेटिंग इट? एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इनका एक बहुत अलग ही लेवल का स्टडी होता है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये काम करते हैं यहाँ पे। सपोज ये मैंने कंडक्टर लिया, यहाँ पे ये मेरा कंडक्टर का एक छोटा सा एरिया क्रॉस सेक्शन है। तो ये कंडक्टर में इधर एक एटम है, ठीक है, इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने लिया जो इधर था, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी जिंदगी में ऐसे रैंडम मोशन में रहते हैं, ऐसे किधर भी जाते रहते हैं, ऐसे किधर भी घूमते रहते हैं, ऐसे गेटिंग इट, फुल मजे चलते रहते हैं उसके। लेकिन द मोमेंट मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इट इज डिसिप्लिन टू गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। समझ रहे? वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही डिसिप्लिन तरीके से जाएगा। बट ये जो फिलहाल तुम डायग्राम देख रहे हो, इसमें ये एटम्स जो है ये हिल नहीं रहे हैं, ये एक डेड स्टेट में है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये है -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको 0 केल्विन टेम्परेचर कहते हैं हम लोग। इट इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे एटॉमिक एक्टिविटी ही नहीं होता। देयर इज नो हीट, देयर इज नो थर्मल वाइब्रेशन, देयर इज नो एजिटेशन। तो एटम्स के ऊपर तुमको उसका असर दिखेगा ही नहीं, कोई भी एटम मोशन में नहीं रहेगा। बट गाइस, डू वी लिव इन दिस टेम्परेचर गाइस? क्या हम लोग ये टेम्परेचर में जिंदा No, रहते हैं? sir. हमारा जो No, sir. टेम्परेचर है, गेटिंग इट, हम लोग जो टेम्परेचर में रहते हैं भाई साहब, वो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस का। आजकल तो 44 भी हो जाता है। गेटिंग इट? तो लगभग 303 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर में हम लोग जिंदगी जीते हैं, और ये टेम्परेचर पे ये एटम शांत रहे ऐसा अशक्य है। गेटिंग इट? तो ये एटम्स जो है ये वाइब्रेट होते रहते हैं अपनी जगह पे, ये यहां से वाइब्रेट होता है, कभी यहां से, कभी यहां से, कभी यहां से। तो ये वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो पहले एकदम सुसाट निकल गया था तेज तरीके से, वो इलेक्ट्रॉन को अभी वैसे जाने को नहीं मिलता है भाई साहब। गेटिंग इट? इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एनालॉजी, इफ यू रिमेंबर, अभी कल्याण डोंबिवली का जो फुटओवर ब्रिज है, प्लेटफॉर्म, जो रेलवे स्टेशन पे जो फुटओवर ब्रिज है, तुम गए रहोगे कभी ना कभी, बहुत पहले गए रहोगे भले, बट वो जो फुटओवर ब्रिज होता है, गेटिंग इट, तो कैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ से ऐसे ट्रेन वगैरह आके जाते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो ये फुटओवर ब्रिज जो है, अभी सपोज कोई ट्रेन नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तुम अकेले चले गए वहां पे, तुम अकेले पहुंचे, तो तुम यहां से एकदम ऐसे तेजी से भाग के आ जाओगे, फटाक से नीचे उतरोगे। गेटिंग इट? एकदम तेजी से, मतलब लगभग एक 10 से 15 सेकंड में पूरा सीढ़ी उतर के तुम नीचे प्लेटफॉर्म पे आ गए। गेटिंग इट? बट अगर यहाँ पे कोई ट्रेन आया और ट्रेन से बहुत सारे पैसेंजर उतरे, गेटिंग इट, और वो बहुत सारे पैसेंजर ऊपर की तरफ आ रहे हैं और तुमको नीचे की तरफ जाना है, क्या तुम 10 सेकंड में पहुंच पाओगे? क्या वही रास्ता, वही पाथ, क्या तुम 10 सेकंड में कवर कर पाओगे क्या? No, sir. No, No, sir. बिल्कुल भी नहीं। गेटिंग इट? उल्टा तुम नीचे उतर रहे, उधर से भी लोग जब तुम घाई घाई में ऊपर आ रहे, 2-3 लोग तो तुमको वापस ऊपर लेके चले जाएंगे। गेटिंग इट? तुम खुद 2-3 स्टेप ऊपर चले जाओगे,
फिर तुमको कभी इधर से जाना पड़ेगा, उधर से जाना पड़ेगा, एंड बिना किसी को टच करे तुम नीचे उतरोगे, ये तो इम्पॉसिबल बात है भाई साहब। गेटिंग इट? कोई इधर से धक्का मारेगा, कोई उधर से धक्का मारेगा, धक्का मार के तुम नीचे गिर के भी आ सकते हैं। गेटिंग इट? ये सेम हालत इलेक्ट्रॉन का भी होता है, उल्टा इससे खतरनाक हालत होता है भाई साहब उसका। इलेक्ट्रॉन जब इन एटम्स के बीच में से जाता है, वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट तो जा ही नहीं पाता है। आया, इससे टकराया, कोलिड होके डिफ्लेक्ट होके उधर गया, उससे टकराया, कोलिड होके उससे गया। तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है टकरा टकरा के ड्रिफ्ट होते हुए जाता है, एंड ये जिस रफ्तार से ड्रिफ्ट होते हुए जाता है उस रफ्तार को ड्रिफ्ट वेलोसिटी करके कहते हैं। वी कॉल दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। गेटिंग इट? आगे जाके इसका फॉर्मूला और डेरिवेशन भी सिखाऊंगा आपको मैं, बट हाल फिलहाल याद रखना कि इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर के अंदर जिस रफ्तार से ट्रैवल करता है उस रफ्तार को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। So basically this is the concept of how resistance is created. And now what happens? You know how atoms behave. The more you heat them, okay, the more temperature you put over there, or as you increase the temperature, the atoms start vibrating more, hence creating more resistance. इसलिए तुम देखोगे सीपीयू वगैरह जो होता है, गेटिंग इट, उसमें हम लोग ने कूलिंग फैन लगाए रहते हैं। गेटिंग इट? बहुत सारे बड़े बड़े जो डिवाइसेस होते हैं जहां पे करंट का कंटिन्यूअस फ्लो इज नेसेसरी, माइन्यूट फ्लक्चुएशन भी नहीं चलेगा, वहां पे हम लोग ने कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ रहता है। गेटिंग इट? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एंड रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू कीप इट कांस्टेंट वी यूज दिस काइंड ऑफ मेथड्स। समझे? अब थोड़ा रेजिस्टेंस को और थोड़ा गहराई में घुस के समझते हैं। अभी हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में R is V by I, that is resistance is inversely proportional to current, जिसका बहुत ही सिंपल भाषा में मतलब ऐसा है कि बढ़ेगा रेजिस्टेंस तो कम होएगा करंट, कम होएगा रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा करंट। जिसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल तुमने तुम्हारे घर के फैन के रेगुलेटर में देखा रहेगा, जहां वो रेगुलेटर में ऐसा 0, 1, 2, 3, 4, बहुत सारे, इसमें तो 5 तक भी होता है। गेटिंग इट? बट ये जो नंबर है ये मेरा काम तुमको समझाने के लिए मदद कर देगा। जब तुम्हारा स्विच ऑन होता है, बट अगर रेगुलेटर का नॉब 0 पे रहता है, पंखा तुम्हारा घूमता नहीं है। गेटिंग इट? क्यों ऐसे? क्योंकि 0 पे रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम एंड 4 पे रेजिस्टेंस इज मिनिमम। गेटिंग इट? तो जब तुम देखते हो 0 पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो करंट, रेजिस्टेंस मैक्सिमम मतलब करंट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस चरम सीमा मिनिमम, और बिना पंखा घूमेगा नहीं। गेटिंग इट? इसलिए पंखा तुम्हारा घूमता नहीं है। गेटिंग इट? अगर अभी तुम्हारे सर के ऊपर पंखा घूम रहा है मतलब वो 0 पे नहीं है। समझा? तो मैंने 0 से हटाया नॉब को, मैंने 1 पे किया, ठीक है, रेजिस्टेंस थोड़ा कम हुआ, करंट थोड़ा बढ़ा, वो थोड़ा जितना बड़ा उतना ही वो घूमेगा पंखा, एकदम ऐसा ऐसा लगता है कि जबरदस्ती घूम रहा है। गेटिंग इट? 1 पे। हाँ, फिर मैंने 1 से हटाया, 2 पे लेके गया, तो 2 पे थोड़ा तेज हो गया वो। गेटिंग इट? 2 पे थोड़ा तेज घूमने को लग गया। फिर मैं 3 पे लेके गया और तेज हुआ, और जैसे 4 पे लेके गया ना भाई साहब, गेटिंग इट? जैसे 4 पे लेके गया वैसे हेलीकॉप्टर के जैसा घूमने लग जाते, एकदम तेज। हाँ, एकदम तेज, ऐसा लगता है कि अभी निकल के आएगा बाहर। समझो? इतना तेज घूमता है पंखा। क्यों? रेजिस्टेंस 0 हो गया है भाई, 0 रेजिस्टेंस हो गया, मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है उसमें से, परफॉर्मेंस उसका मैक्सिमम रहेगा उस पे। तो रेजिस्टेंस इज द टूल via which we can control current, एंड इतना याद रखना, साइंस में हम वो चीज यूज ही नहीं करते जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। गेटिंग इट? whatever you can see around is something which you can control. If it is not under your control, you are not given the permission to use it. समझा? इसलिए घर घर में तुमको पंखा मिलेगा, टीवी मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, क्यों? कंट्रोल में रहता है भाई साहब। ऐसा कोई ऐसा घर के बाजू में ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया हुआ नहीं दिखेगा। कोई कोई बोलेगा अरे मेरे को ना थर्मल एनर्जी बनाने का, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का, परमिशन नहीं मिलेगा तुमको।
समझा? क्योंकि वो गवर्नमेंट खुद उसको कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारे लोग को रखता है, तुमसे नहीं हो पाएगा वो, तो तुमको वो परमिशन नहीं मिलता है। गेटिंग इट? तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो रेजिस्टेंस इज अ टूल टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट। अब ये रेजिस्टेंस में एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है। गेटिंग इट? जब रेजिस्टेंस तुम्हारा इन्फिनाइट ओम होता है ना, इन्फिनाइट, तो वी कॉल इट ओसी, ओपन सर्किट कहते हैं उसको हम लोग। एंड जब तुम्हारा रेजिस्टेंस जीरो होता है, जीरो ओम, वी कॉल इट शॉर्ट सर्किट, एससी कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है? अब एक आइडियोलॉजी जो हम लोग देखते हैं जनरली, एक ऐसा आइडियोलॉजी जो प्रैक्टिस में आया है, काफी बार समझा भी है, बाय सीइंग दिस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, तुमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो करंट कम होएगा, तो ऑब्वियसली करंट हमेशा ऐसा रास्ता चूज करेगा जहां पे उसको लीस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, लीस्ट रेजिस्टेंस। गेटिंग इट? अभी तुम देखोगे एक टर्मिनल, एक पॉइंट है, पॉइंट ए, ठीक है, और इधर पे एक पॉइंट है, पॉइंट बी, ठीक है, ये ए है, ये बी है। अभी ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे, ठीक है, आई होप तुमको मालूम है रेजिस्टर का सिंबल है भाई साहब, ठीक है, सब लोग 10वीं पास है, प्रमोट होके नहीं आए हैं, पास ही है। गेटिंग इट? तो आई होप, मैं तो तुमसे तो उम्मीद कर सकता हूँ, आगे वाले जनरेशन से तुम्हें उम्मीद करने का कुछ स्कोप ही नहीं रख रहे। गेटिंग इट? तो अगर यहाँ पे 100 ओम है और यहाँ पे 10 ओम है, ठीक है, तो करंट कहां से फ्लो होएगा रे? 10 ohm. 10 ohm से। तो अगर मैं बोलूं कि करंट सिर्फ 10 ओम से फ्लो होएगा तो मैं गलत हूं, ठीक है, क्योंकि करंट 10 ओम से भी फ्लो होने वाला है, 100 ओम से भी फ्लो होने वाला है, बट मैक्सिमम अमाउंट ज्यादा जो है, मैक्सिमम 100 वो 10 से फ्लो होएगा, और एक थोड़ा सा छोटा अमाउंट ऑफ करंट वो 100 से फ्लो होएगा। तो मैक्सिमम करंट वुड बी गोइंग थ्रू 10, some minimum amount of current would be going through 100. It's a normal human tendency also, right? Getting it? ये human tendency भी है। Getting it? सर वॉइस इज लैगिंग, अभी भी वॉइस लैग अटक गया। अभी 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 आ रहे, अभी आ रहे, हाँ सर अभी आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. थोड़ा थोड़ा बीच बीच में होता है। अभी एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी भी है रे। अभी एक अभी अभी हमको पता है मुझे ए से निकल के बी में जाना है, ठीक है, तो हमारा मेन अल्टीमेट एम्बिशन हमारा बी पे जाना होता है। गेटिंग इट? तो मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता जिधर पे 100 स्पीड ब्रेकर है, एक रास्ता जिधर पे 10 स्पीड ब्रेकर है। गेटिंग इट? सर आवाज नहीं आ रहा। सर गया आवाज. अरे रे, आवाज का क्या करने का अभी? सर कैमरा ऑफ करो आपका। चलता तो था, अभी क्या मालूम, देखते चल क्या हो रहा है। अभी आ रहा है आवाज? अभी फिलहाल आ रहा है? हाँ सर. अब यस आया. सर, यस सर। ठीक है, तो ये जो 10 स्पीड ब्रेकर वाला रास्ता है, ह्यूमन बीइंग भी 10 स्पीड ब्रेकर ही चूज करेगा, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग जब 10 स्पीड ब्रेकर का चूज करेंगे रास्ता, तो उधर ट्रैफिक हो जाएगा ना, तो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, अरे यार वो ट्रैफिक में फंसने से अच्छा मैं 100 स्पीड ब्रेकर पार करके चला जाएगा। ऐसे दो टाइप के लोग रहते हैं। वैसे करंट में भी वो चीज जो है ऑटोमेटिकली डिसाइड होके बहुत बड़ा चंक जो है करंट का वो 10 से पास होता है, और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट 100 से पास होता है। अब अगर ये 10 ओम के जगह पे अगर मैं ऐसा एक ओपन सर्किट कनेक्ट कर दूं, हाँ, दिस इज ओपन सर्किट का सिंबल, तो अभी तुम क्या प्रीफर करोगे? तुम ऐसा खाई में गिर के जाओगे कि तुम स्पीड ब्रेकर प्रेफर करोगे? स्पीड ब्रेकर ऑब्वियसली ना, क्योंकि भाई इधर तो जाएगा तो मौत ही होएगा सीधा। गेटिंग इट? यहाँ पे तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है, तो ये तो हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम प्रेफर करेंगे 100 ओम को। गेटिंग इट? और अगर ऐसे सिचुएशन में अगर कोई ऐसा रास्ता कनेक्ट कर दे, यानी एकदम सपाट, एकदम प्लेन, जीरो रेजिस्टेंस वाला रास्ता, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अभी तुम बताओ, तुम कहां से जाओगे? तुम ऊपर से जाओगे, नीचे से जाओगे, कि भाई तुम बीच वाला रास्ता प्रेफर करोगे? बीच बीच वाला. बीच
तो जब कभी भी तुम ये ऐसा जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ कनेक्ट करते हो तो हर कोई वही पाथ चूज करता है, हर कोई वही पाथ चूज करता है। गेटिंग इट? इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुमने एक सर्किट को शॉर्ट कर दिया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट उस वायर से ही गुजरेगा और बाकी जो भी कनेक्टेड है उसके साथ में कोई भी रेजिस्टेंस हो, ऑल ऑफ देम बिकम रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब बेकार, यूजलेस। गेटिंग इट? वो रास्ता रह के मतलब ही नहीं है क्योंकि उसमें से कोई जाने वाला ही नहीं है। ऐसा हालत हो जाता है उस रास्ते का। समझ में आया? रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? कैसे यूज करने वाले हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। तो जब तुम स्विच तुम्हारा ऑन करते हो तो तुम बेसिकली सर्किट को शॉर्ट सर्किट करते हो, और जब तुम तुम्हारा स्विच ऑफ करते हो तो तुम सर्किट को ओपन सर्किट करते हो। इसीलिए वो जिस स्टेट में जैसा है उस स्टेट में ही वो अपने आप को वैसे हासिल कर लेता है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इसका? Yes. नहीं, 1 मिनट।